कैसे हैं सब। मैं हूँ नटखट नेहा और मैं आई हूँ कहानियाँ सुनाने। रूही और करण एक नई उम्मीद के साथ शिमला के लिए निकल गए थे, एक नई मंजिल के साथ। रूही पीछे बहुत कुछ छोड़ गई थी, अपने दोस्त को, अपनी उस दर्द को जो कहीं ना कहीं उसके अंदर घर बना चुका था। और इस बारे में ना तो उसने अपने परिवार को बताया था और ना ही करण को। वहीं मीरा जी ने भी किसी को नहीं बताया। बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। रूही और करण शिमला पहुंच गए। सामने का नज़ारा मुस्कुराहट देने के लिए काफ़ी था। करण ने बहुत खूबसूरत सा घर खरीद लिया था शिमला में। पहाड़ों के बीचों बीच, वादियों के बीच बना वो खूबसूरत सा घर रूही की स्माइल पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उस घर को इतना खूबसूरती से बनाया गया था, शायद वो उन दोनों के लिए था। आसपास का व्यू भी बहुत खूबसूरत था। रूही करण को देखकर मुस्कुराकर कहती है, ये बहुत खूबसूरत है। अपनी पत्नी को यूँ इतना खुश देख करण भी खुश हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ घर के अंदर ले जाते हुए कहता है, तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। रूही स्माइल करती है और अंदर चली जाती है। सच में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। करण रूही को गोद में उठाए अंदर की तरफ ले जाते हुए कहता है, चलो पहले जो करना है वो करते हैं। रूही डरते हुए कहती है, मैं गिर जाऊंगी, नीचे उतारिए। करण उसके चेहरे पर किस करते हुए कहता है, मुझे और वेट नहीं करना, चलो पहले थोड़ा रोमांस करते हैं। रूही फिर से कहती है, अरे हमारा सामान वो तो अभी भी कार में है। बाकी के शब्द तो उसके मुंह में रह गए, क्योंकि करण तो उसे किस करने में व्यस्त हो गया था। वो उसे उठाकर बेडरूम में ले गया था और शायद उसके साथ वो सारी मस्तियाँ करने में लग गया जो वो करना चाहता था। रूही ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि करण की करीबी उसे सुकून देती थी, बहुत प्यार देती थी। दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। दोनों प्यार के समुंदर में जैसे डूब चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में थे। रूही ने बस करण को देखा, वो उसे महसूस कर रही थी। करण बहुत ही प्यार से वो सब कर रहा था। रात को मेहरा हाउस में विवेक अपने कमरे में बालकनी में खड़ा था। हाथ में फ़ोटो थी, एक पेंडेंट था, उसमें रूही की फ़ोटो लगी हुई थी। विवेक ने ये उसे देने के लिए ख़रीदा था, उसे प्रपोज़ करने के वक्त देने के लिए। वो हार्ट शेप पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत था। पता नहीं क्यों पर विवेक को उसे देखकर बहुत तड़प रहा था। उसने उसे आखिरी बार देखा और अपने होठों से लगाया और फिर उसे एक अच्छे से डब्बे में बंद कर दिया। उसने रूही की हर याद को उस डब्बे में रख दिया, उसे अच्छे से बंद किया और अलमारी में रख दिया, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। क्योंकि अब उसे पता है वो रूही को कभी नहीं पा सकता। ऐसा नहीं है वो उसे भूल जाएगा, वो अपनी मोहब्बत को भूल भी नहीं सकता, पर वो उसे खुश देखकर खुश रहेगा। वो अपने भाई के साथ खुश देखकर खुश रहेगा। वो अपनी मोहब्बत का सैक्रिफाइस करने को तैयार था। उस दिन के बाद विवेक ने रूही से कभी बात नहीं की थी। वो बल्कि लंदन जाने के लिए अड़ गया था। मीरा जी ने बहुत समझाया, पर वो नहीं रुका। घर पर सब लोग हैरान थे, लेकिन वो माना नहीं। उसने ज़िद कर पकड़ ली थी कि वो लंदन जा रहा है हमेशा के लिए। उसने कहा कि वो बिज़नेस सीखने जा रहा है, पर उसने अपने मन में ये चीज़ सोच ली थी कि अब वो कभी इंडिया नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ शिमला में रूही की जब आँख खुली तो बेड पर अकेला खुद को पाती है। उसने ध्यान से देखा कमरा कितना खूबसूरत था। उसने सोचा करण कितना शरारती है, उसे पूरी पूरी रात तंग करता है। वो उठी और बैग से कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर नीचे आई तो करण किचन में खाना बना रहा था। वो लंबा सा आदमी एप्रन पहने बहुत ही क्यूट लग रहा था। रूही ने जाकर पीछे से गले लगा लिया। दोनों का रिश्ता मजबूत हो चुका था। करण ने मुस्कुरा दिया और कहा, तुम ठीक हो? दोनों नाश्ता करते हैं और घूमने निकल जाते हैं। वो अपने हनीमून पीरियड पर थे। करण को जब मीरा जी ने विवेक के लंदन जाने की बात बताई तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो विवेक को मना करना चाहता था, समझाना चाहता था, पर उसकी हालत देखकर वो कुछ कह नहीं पाया। उसे भी लगा शायद उसका बाहर जाना बेहतर होगा। इससे वो अपनी ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ जाएगा और शायद वो अपने दर्द को भूल जाए। वक्त पंख लगाकर उड़ गया था। देखते ही देखते बहुत वक्त बीत गया। करण और रूही का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। तो विवेक लंदन चला गया अपना बिजनेस सेट करने, अपनी नई ऊंचाइयों को छूने और रूही को भूलने के लिए। रूही ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। करण के प्यार से उसकी ज़िंदगी
ज़िंदगी बहुत खुशियों से भर गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा सा हो रहा था। वो अपनी पढ़ाई और परिवार को वक्त देने लगी। करण ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सब कुछ खुशी खुशी होने लगा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। आज रूही खुश थी। शुभी और रेहान ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। रेहान ने इतना मनाया कि शुभी को मानना ही पड़ा। और दूसरी तरफ काव्या ने भी खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मेरा हाउस में बहुत वक्त के बाद इतनी सारी खुशियाँ आई थी। रूही तो बहुत खुश थी। अगर वो वहाँ आती तो भागकर उनके पास चली जाती। किचन में रूही खाना बनाते हुए किसी सोच में गुम थी। उसकी पढ़ाई पूरी होने में बस कुछ दिन हैं। बस उसे लास्ट एग्ज़ाम देने हैं। असल में उसे सब लोग अब बचत करने के बारे में कह रहे थे। दादी माँ भी कह रही थी मजाक मजाक में कि कब उन्हें पोते का मुंह दिखा रही है। रूही के मन में वो बात बैठ सी गई थी। उनकी शादी को भी वक्त होने को आया था। वो सोचकर शर्मा भी रही थी। भले ही करण और उसकी शादी को वक्त हो गया हो, पर अब भी बच्चों के बारे में कोई डिसीज़न हुआ नहीं था। ना ही इस बारे में कोई डिस्कशन होता था। वो ये सब सोच रही थी कि तभी करण पीछे से आकर बाहों में भर लेता है और धीरे से कहता है कि सोच में गुम हो। क्या सोच रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है मुझे बताओ। कहते कहते वो उसके गले पर किस करता जा रहा था। रूही पलटकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, करण जी मुझे खाना बनाने दीजिए, मैं लेट हो जाऊंगी और फिर मुझे मेरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। करण उसे उठाकर गोद में वहीं बिठाते हुए कहता है, क्यों ना पहले हम अपना काम करें, उसके बाद तुम ये अपना काम करना। और वो उसे उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाता है। गैस उसने बंद कर दिया। रूही चिढ़ती रही क्योंकि बीच में सब्जी बंद कर दी गई थी। वो बेचारी मना करती रही पर करण कहाँ ही सुनता है। वो नहीं रुकने वाला था। वो सीधा उसे बेडरूम ले जाकर अपना प्यार का खेल खेलना शुरू कर देता है। ये रोज का था। दोनों का प्यार रोज ही परवान चढ़ता था। थोड़ी देर बाद दोनों ही बेड पर बैठे थे। रूही करण के सीने पर सिर रख के कहती है, मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है। करण उसकी तरफ देखकर कहता है, बताओ तो सही तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो करण को देखती है और फिर सोचती रहती है। फिर अपनी उंगली उसके सीने पर चलाकर उसका नाम लिखते हुए कहती है, काव्या प्रेग्नेंट है, आपको पता है? करण ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ पता है, सुबह माँ ने बताया था। तो क्या हुआ? रूही फिर से मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, तो आप समझो ना मैं क्या कह रही हूँ। करण उसकी तरफ देखकर कहता है, वो भी बिना भाव के, तुम जो सोच रही हो वो अभी सही नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रूही उसकी उंगलियों में उंगलियां उलझाते हुए कहती है, मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे कुछ दिनों में, उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट। हमारी शादी को वक्त हो गया है। करण उसकी नाक से खेलते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और इसके बारे में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मुझे लगता है 1 साल तक रुकना चाहिए। ये सुनकर रूही का फेस उतर गया था, जैसे वो अभी ही रो देगी। करण उसके माथे से खुद का माथा लगाते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। फ़िलहाल मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम दोनों उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे। अभी से प्रोसेस शुरू करते हैं तो शायद हम बच्चा कर लें। उसने इस बात को मजाक में टाल दिया। रूही सीरियस बात कर रही थी, लेकिन एकदम से उसे ध्यान आया करण उसका मजाक उड़ा रहा है। वो उसके सीने पर अपने हाथों से मारते हुए कहती है, बेशर्म कहीं के, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। करण उसे फिर से बेड पर लेटाते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेशर्म हूँ, बाकी दुनिया के लिए तो मैं सख्त इंसान हूँ। करण बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो सिर्फ रूही के सामने हंसता खेलता था। रूही के सारे सामने ही उसकी बेशर्मियाँ निकलती थी, वरना तो वो सच में बहुत ही सख्त इंसान था। अगले दिन काव्या के घर पर बहुत सारी तैयारियां हो रही थी। जब से उसकी प्रेगनेंसी की खबर हुई थी ना, सब लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। प्रतिभा जी उसका कुछ खास ध्यान रखती थी, कुछ ज़्यादा ही। और अब तो वो मीरा जी के घर जाने वाली थी। वैसे जब से छुपी आई थी दोनों देवरानी जेठानी बन गए थे। बहनें थी तो एक दूसरे के साथ लिपटी ही रहती थी। विराट बेचारा, वो बहुत परेशान। पहले उसका भाई कम था, जो अब शोभी भी आ गई थी। दोनों एक दूसरे से चिपकी ही रहती थी, सारा दिन एक दूसरे के साथ मिलकर चुगलियाँ करती रहती थी। वो सोचता था उसकी बीवी उसे ज़रा भी टाइम नहीं देती और काव्या की प्रेगनेंसी के चक्कर में उसका वज़न बहुत बढ़ गया था।
और वो विराट को और भी ज़्यादा परेशान करती थी। वो बड़ी क्यूट गोलू मोलू सी हो गई थी। वो विराट से इतनी ज़्यादा ज़िद करती थी ना, विराट को माननी पड़ती थी। अगर वो नहीं मानेगा ना तो प्रतिभा जी उसकी अच्छे से बैंड बजा देंगी। ये 6 महीने बहुत जल्दी जल्दी बीत गए। इन 6 महीनों में रूही ने कभी विवेक का नाम नहीं लिया। अंदर ही अंदर उसे बहुत याद करती, पर कभी उससे बात ही नहीं होती। विवेक उसकी ज़िंदगी का सबसे खास इंसान था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिससे वो अपना दिल खोलकर बातें करती थी। पर 6 महीनों में विवेक की शक्ल, उसकी आवाज़ उसने ना देखी ना सुनी। अंदर ही अंदर उसे एहसास था उसके दर्द का, पर कुछ हो नहीं सकता था। सब कुछ निकलता जा रहा था हाथ से। इन दिनों विवेक एक भी बार इंडिया नहीं आया। करण से कभी कभार बात कर लेता, पर करण इस बारे में रूही से कभी बात कर नहीं पाता, क्योंकि दोनों ही ज़्यादातर बिजी रहते थे। रूही भी बस करण से थोड़ा बहुत पूछ लिया करती थी। वो जानने की कोशिश तो करती, पर क्या कहती। ऊपर से करण अभी तक ये नहीं पता कर पाया था कि वो लड़की कौन थी जिससे विवेक प्यार करता था। उसने बहुत बार पूछा, पर विवेक ने कुछ बताया नहीं। वक्त बीत गया था तो ज़्यादातर लोग इस बात को भूल गए थे, पर मीरा जी कभी नहीं भूल पाई। करण और रूही का प्यार और विवेक का रूही के लिए प्यार उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। जिस दिन सच सामने आएगा पता नहीं क्या होगा। अगर किसी को बताती तो बिन बात का तमाशा होता और दुनिया रूही को गलत समझती। ये दुनिया रूही पर इल्ज़ाम लगाती कि वो दोनों भाइयों को फंसा रही है, और ये बात मीरा जी कभी नहीं चाहती थी। दादी माँ को शक तो था, पर उन्होंने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया और ना ही अपनी ज़ुबान पर इस बात को लेकर आई। वो खुश थी कि उनके बच्चे खुश हैं, और विवेक के चेहरे की खुशी उस दिन से गायब थी जिस दिन से करण और रूही की शादी हुई थी। शायद कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता था, पर सब चुप बैठे थे। कोई भी रूही के सामने इसका जिक्र नहीं करता था, और उसे ज़िम्मेदार ठहराना गलत था, क्योंकि रूही की कोई गलती नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसे कुछ पता ही नहीं था। विवेक ने उससे प्यार किया तो उसमें उसकी क्या गलती। वो तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, और प्यार में इतना दर्द होता है ये विवेक को कहाँ ही पता था। तकलीफ़ तो तब रूही को हुई जब विवेक का बर्थडे आ गया। सब खुश थे, पर उदास भी थे। आज पहली बार विवेक घर पर नहीं था, वरना हमेशा वो बहुत प्लानिंग करके अपना बर्थडे मनाया करता है। मीरा जी चुपचाप से हॉल में बैठी थी, तभी विवेक का वीडियो कॉल आ जाता है। वो जल्दी से फ़ोन उठा लेती हैं। वो अपने बेटे को देखती हैं जिसकी आंखें बहुत खामोशी से भरी थी। उनका दिल दर्द से भर गया। उसकी आंखें लाल थी, मतलब वो आज भी रोया था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। शायद वो नींद ही नहीं लेता होगा। मीरा जी उसे डांटती हैं कि वो कब लौट कर आएगा। 6 महीने बीत गए। वो 3 महीनों का कह कर गया था, पर विवेक के पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो कब आएगा। वो बस उनसे थोड़ी देर बात करता है और फ़ोन रख देता है। क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो दुखी था और बाकियों को दुखी नहीं कर सकता था। क्या होगा आगे? क्या लौट कर आएगा विवेक? सुनते रहें मेरी कहानी।